नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव चैट विद देव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुजन टीवी ने आज मेरे सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी रखती है जिनका सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक लंबा संघर्ष है और वो हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और वो सिरमौर क्षेत्र से आते हैं और हिमाचल में उनका नाम बहुत ज़्यादा आजकल सुर्खियों में है। मैं मिस्टर अनिल मंगेट जी का अपने इस शो पर स्वागत करना चाहता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, धन्यवाद जी। सर, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एससी और एसटी ओबीसी आप जितनी भी आप बाइट करते, जितना वेजिटेशन करते, आप कह रहे हैं कि वो सारा हाशिए पर चला गया है। क्या गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, क्या कोई कदर नहीं है उन लोगों की? क्या कैसा चल रहा है? आप थोड़ा सा मेरे को एक बताओ सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज तक अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब लोग, जैसे पहले हाशिए में लोग थे, ऐसे आज भी वो हाशिए में। समाज का पीड़ित लोग, गरीब लोग, शोषित लोग और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जो लोग जी रहा है, आज भी वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आजादी से लेकर आज तक क्या उनका विकास नहीं हो पाया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने हाशिए में पहले हमारा समाज था, आज भी उतना ही हाशिए पे है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। आज भी हमारी माताएं, बहनें, हमारा गरीब बुजुर्ग मान सम्मान के लिए तरस रहा है, दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी हमारा नौजवान पीएचडी पढ़ा हुआ, एमए पढ़ा हुआ, एलएलबी पढ़ा हुआ, रोजगार के लिए तरस रहा है। तो मुझे तो लगता है कि हमारा समाज पूरा हाशिए पे है। सर, दर्शकों, आज मेरे सामने एक ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसे शख्स हैं जो बहुत युवा हैं और अभी बहुत सारा इनका योगदान सोसाइटी के लिए रहता है। सर, मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपकी चाहता हूँ। आप सर किस क्षेत्र से लगभग आते हैं और आपका कैसा, अभी भी आप एडवोकेट हैं अब मेरी नॉलेज में, तो आप थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दो सर अपना। साहब, मेरा नाम अनिल कुमार मंगेट है। यस। पेशे से मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। बिल्कुल सही। और हाल ही में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी अस्थायी सदस्य बना हूँ। और अभी हमारा जो जिला सिरमौर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति समाज के लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे उतरे और जो 14 जातियों का हाटी समुदाय जो जनजाति घोषित किया जा रहा था, बिल्कुल। उसमें अनुसूचित जाति के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम अधिकार संरक्षण समिति है। अधिकार संरक्षण समिति। उसी अधिकार संरक्षण समिति का, राइट प्रोटेक्शन समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और SC ST OBC संयुक्त मोर्चे का मैं राज्य प्रवक्ता हूँ। बिल्कुल सही है सर। आपकी इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन और आप इतनी मुझे भी लगता है आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं होगी। सर, आपने बहुत सारे मुद्दों पर जोर दिया, अभी कुछ बहुत सारे एजिटेशन किए आपने और आप लोगों के लिए एजिटेट करते हैं, लोगों के लिए आप जी जान से काम कर रहे हैं। और आपका मैंने ये देखा है कि जब तक लोग विधानसभा या संसद तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो है ये इस समुदाय जिसकी आप बात कर रहे हैं, तब तक इसका सुधार या इसका उद्धार नहीं हो सकता है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, आपकी ये जो बात है बड़ी सही है। हाल ही में जितना मुझे जिंदगी का अनुभव है, मैंने 6-7 मुद्दों को हिमाचल प्रदेश में उठाया। केदार सिंह जिंदाल की हत्या होती है 2018 में, जिसमें हमने सोचा था कि कोई विधायक, कोई सांसद इसमें बोलेगा, कम से कम इतनी बात तो रखेगा कि ये जो बर्बर हत्या हुई है, इनके परिवार के साथ न्याय हो, जिसको मारा गया उसको न्याय मिले। परंतु किसी भी विधायक ने, किसी भी पार्टी के पदाधिकारी ने कुछ भी बात नहीं की, मुंह तक नहीं खोला। हालांकि जहां तक मुझे नॉलेज है तो बहुजन समाज पार्टी के कुछ प्रभारी और कुछ उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर जो डॉक्टर कैर सिंह जी होते थे वो पहुंचे थे और हमने आशा लगाई थी कि हमारे स्थानीय विधायक बोलेंगे या पक्ष बोलेगा, विपक्ष बोलेगा, परंतु कोई नहीं बोला। उसके बाद रजत हत्याकांड हुआ। चौपाल का एक लड़का था रजत,
जिसकी बर्बर तरीके से वहां पर बीच बाजार में हत्या हुई, तो उस पे भी कोई नहीं बोला। उसके बाद भगत राम ठियोग से, ठीक सही। जिसका 3 महीने के बाद बिना हाथ पांव वाला ये शरीर मिला और 4-5 लोगों ने उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या की थी, उस पे भी कोई नहीं बोला। मंडी में परशुराम जी मारे गए, प्रधान थे, तो उस पे भी कोई नहीं बोला। हाल ही में एक प्रदीप कुमार है जो पेशे से अध्यापक था, दवास निर्वाह का रहने वाला था, 21 महीने तक कोमा में रहा, जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, उस पे भी कोई नहीं बोला। हमने सोचा विधायक बोलेगा, स्थानीय विधायक बोलेगा, या भाजपा के पदाधिकारी बोलेगा, कांग्रेस के पदाधिकारी बोलेंगे, कोई भी नहीं बोला। इतना तक नहीं बोला कि जिसके साथ इतनी बर्बरता हुई उसको न्याय दिलाया जाएगा। तो फिर हाल ही में 2-3 दिन पहले जो मॉल में आपने देखा कि एक दलित युवक की बर्बर तरीके से हत्या हुई, उस पे भी कोई विधायक नहीं बोला। तो हमें मतलब अपने आप कुछ हीनता जैसी नजर आती है कि ये जो विधायक हमने चुन करके भेजे हैं, जिनका कर्तव्य था लोगों की आवाज को उठाना, विधानसभा में इसलिए भेजे लोगों ने कि उनके अधिकारों की सुरक्षा हो, उनकी आवाज विधानसभा में उठे। परंतु आवाज उठाना तो दूर की बात, जब हमारे समाज के घर में माताओं बहनों के बलात्कार तक हो जाते हैं, उनकी जमीन छीनी जाती है, लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का उनका मुंह नहीं खोलता। और उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि इस समाज के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे विधायक चुन करके जाते हैं, ये असली तौर पे वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन समाज का नहीं करते। अगर इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया होता तो आज हमारा जो पीड़ित समाज का तबका है, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे हैं, वो सड़कों पे नहीं होते। हमारा लोग सड़क पे, सरकार किसी की भी रही हो, हमारा लोग सड़कों पे न्याय की लड़ाई के लिए, और लास्ट में उन्हें माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती हो, चाहे वन मित्र की भर्ती हो, चाहे मल्टीपर्पज की भर्ती हो, या कोई दूसरी भर्तियां हो, सब चीजों के लिए न्याय का दरवाजा खटखटाना। सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। दर्शकों, हमारा जो बहुजन टीवी है, सर बहुजन टीवी किसके लिए काम करता है? बहुजन टीवी के कॉन्सेप्ट लाने का हमारा यही था कि जिन लोगों को एक्सट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या आपका प्रिंट मीडिया देश का या प्रदेश का, या सोशल मीडिया ढंग से, अच्छे ढंग से कवर नहीं देता है, पूरी बात को नहीं सुनता है, पूरी बात को सोसाइटी तक नहीं लाता है, तो हमने ये कोशिश की है कि यही मीडिया हम उन लोगों के लिए इसका काम करेगा। ये मीडिया जो जिसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है, जो लोग बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, जिन लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट है, जो कुछ सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी क्या चाहती है दर्शकों? गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो निम्न वर्ग हैं, जो दलित हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको ऊपर लाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही प्लान बनता है कि भाई उनके लिए वो होना चाहिए। जो तो अमीर लोग हैं तो अपने काम कर लेते हैं, वो तो आज उन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। दर्शकों, मैं मिस्टर मंगेश जी से मैं इनकी वेदना समझ सकता हूं। मैंने इनसे सिर्फ अभी 2 ही सवाल पूछे हैं, और जो इन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ बोलने के लिए मैं भी प्रेरित होता हूं। सर मैं आपसे ये एक सवाल पूछता हूं कि ये जो आप कह रहे हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, जैसे हमारे जो हमारे रिजर्व के 17-18 विधायक जाते हैं, एसटी के जाते हैं, एसटी के जाते हैं, और उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो किसके लिए जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, क्यों रिजर्व किया है संविधान ने उनको। उन लोगों के लिए रिजर्व किया है जो लोग जिन लोगों का उत्थान होना चाहिए, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग लाइन से नीचे रह रहे हैं जी। तो सर मैं इसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल में बताओ सर कि उनकी भागीदारी क्यों नहीं आती है, क्यों वो लोग संघर्ष नहीं करते, क्यों वो रोड पर नहीं आते हैं, क्यों अपने लोगों के लिए वो काम नहीं करते हैं, क्यों अपने लोगों की जो नीडी लोग हैं। अभी जितनी घटनाएं आपने बताई, तो मुझे लगता है मैंने तो किसी विधायक को स्क्रीन पर नहीं देखा है जी। तो सर थोड़ा सा मेरे जरा थोड़ा डिस्कशन में थोड़ा आप बताओ सर इसके बारे में। इसमें हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 17 विधायक चुन के गए हैं। बिल्कुल सही है सर। दर्जनों हत्याएं हुई। बिल्कुल सही है सर। सैकड़ों हजारों लोग रोजगार के लिए तरस रहे। बिल्कुल सही। जमीन में, साधन में, भूमि पे हमारे लोगों की भागीदारी नाम मात्र के बराबर है। सही है सर। जिन विधायकों को पूरी उम्मीद के साथ विधानसभा में भेजा था, वो लोग वहां पर जब चुन के जाते हैं कांग्रेस और भाजपा से, तो वहां पर चुन करके जाने के बाद वहां पर कठपुतली बन जाते हैं। जिस तरीके से किसी के घर में बेगारी की जाती है, उसी तरीके से वो भी वहां पर बंधुआ बन करके किसी पार्टी की कठपुतलियां बन जाती है।
और जो पार्टियों की, जो पार्टी के नेता है, जो पार्टी की अंगुलियां है, जिस हिसाब से उनको नचाना चाहती है, वो कठपुतली की तरह नाचते हैं। अगर उनको संविधान के दायरे में रह करके उनके लिए सीट रिजर्व की है, और हमारा बहुजन समाज, हमारा अनुसूचित जाति से रिजर्व से चुन करके कोई व्यक्ति जाता है, तो उसका प्रथम दायित्व है कि वो जिन लोगों की भागीदारी लेकर के वहां जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन लेके वहां जा रहा है, उनकी वो आवाज उठाए, उनका ये प्राथमिक कर्तव्य है। परंतु अगर वो वहां पर अपनी बात नहीं रख सकता, अगर उसे कोई मजबूरी है, या उसको अगर कठपुतली बना के, बंधुआ बना के वहां पर रखा हुआ है, तो वो पब्लिक के सामने रखे कि इन पार्टियों से मैं अपनी बात नहीं रख सकता, तो पब्लिक उसका सोचेगी। परंतु हो क्या रहा कि वो वहां पर चुपचाप लोगों को गुमराह करके, हमारे लोगों को धोखे में ला करके वोट ले लेते हैं, और कांग्रेस बीजेपी में चुन करके जब जाते हैं, वहां पर विधानसभा में बिल्कुल उनके मुंह में पट्टी लग जाती है। मतलब ये देखो सर, आप हम लगभग 70-75 साल हमारे को आज़ादी होने से हो गई है जी। आज भी हमारा जो निम्न वर्ग है, आज जो हमारा दलित वर्ग है, आज जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, आज जो भूमिहीन लोग भी होंगे, ऐसा भी जी, जी। मैंने ये रिसर्च देखी आपकी, तो वो आज भी संघर्ष कर रहा है। जी, जी। जबकि गवर्नमेंट से जितना भी पैसा मिलता है, जितना भी पैसा आता है, वो उन तक नहीं पहुंचता है। ठीक है जी। अच्छा सर, मैं एक चीज और आपसे, अगर आप यहाँ कुछ कहना चाहो तो मैं आपसे, आप कुछ बोलना चाहो तो। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अनुसूचित जाति के विकास के लिए 3300 करोड़ रुपए आया है। 3300 करोड़ रुपए, 3300 करोड़ रुपए। 3300 करोड़ का मतलब है 33 अरब। ये 3300 करोड़ कहाँ से आता है सर? जरा सा इस पर थोड़ा डिस्कस करते ये हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छा, आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3300 और करोड़, अनुसूचित जाति विकास निधि के तहत आता है, सब प्लान के तहत। अच्छा, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है, ये जो समाज का, ये जो देश का पिछड़ा तबका है, इनका विकास हो सके। अच्छा। अगर हमारे 3300 गांव भी होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े, तो 1 करोड़ एक गांव में मिलता है। और अगर 1 करोड़ एक गांव में मिलेगा, तो जो हमारे लोग आज भी बेगारी कर रहे हैं, हमारे आज भी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो गांव का विकास तो 1 साल में ही हो जाना। परंतु हमारे विधायकों की नाकामी के कारण ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है। विधायकों का दायित्व था लोगों को जागरूक करना। सर, आपको इसी पॉइंट पर यहाँ रोकना चाहता हूँ। 3300 करोड़, 3300 करोड़ व्यूअर्स, 3300 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और जब हम ऐसे पर्सनालिटी से बात करते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं, तो इन लोगों के पास एक रिसर्च होती है, इन लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पूरे फुल प्रूफ के साथ हमारे सामने आते हैं। सर, 3300 करोड़ एक बिग अमाउंट है सर। और आप कह रहे हैं कि अगर 1-1 करोड़ भी कहीं एक-एक गांव में या एक-एक शहर में लग जाए हमारे लोगों का, तो आज कब का उत्थान हो गया होता जी। आज ये चीजें सर, ये जो पैसा आता है सर, ये सारी चीजें जो आती है गवर्नमेंट के पास आती है, फिर गवर्नमेंट आगे देती, पंचायतों में देती, ब्लॉक लेवल पर जाती। सर, मैं एक आपसे बिल्कुल, अब मैंने जो सवाल लिखा था उससे में थोड़ा अलग यही मेरा सवाल बन रहा है। तो ये सर, ये चीजें क्यों नहीं पहुंचती? कहाँ डिरेल होती है चीजें सर? कहाँ बाधा बनती है हमारी चीजें? कितने बैरियर है सर? आप कितने बैरियर को स्टडी करते हैं कि कितने सारे बैरियर है कि जो नीडी लोग हैं, एंड यूजर है, उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? ये मेरी जानकारी के अनुसार ये जो पैसा आवंटित होता है, ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे होता है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन। और गवर्नमेंट की डायरेक्शन के आधार पे जब ये पैसा आवंटित होता है, तो उसमें जो हमारे विधायक है, हमारे जो रिजर्व के चाहे एक आधा मंत्री है, उस वक्त वो अपनी राय नहीं देते। उनकी राय होनी चाहिए कि जो 3300 करोड़ रुपए, जो अरबों खरबों रुपए ये वहां पर पहुंचा है, वो सिर्फ एससी के विकास के लिए आया, तो वो एससी के ही विकास के लिए लगना चाहिए, ना कि किसी दूसरे समुदाय काम पे लगना चाहिए। वो एससी के विकास में लगे। एससी के गांव में अभी तक जो सोलर ऊर्जा की जो लाइटें लगती है, स्ट्रीट लाइटें, वो नहीं है, पक्की गलियां नहीं है, सिंचाई के लिए कोई टैंक नहीं है, और अच्छे रास्ते नहीं है, और जो लोगों के घर है वो पक्के नहीं है। लोग, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको छात्रवृत्ति तक अभी तक नहीं मिल रही है। और लोग, ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल है, इसमें हमारे लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए तरस जाते हैं, तो वहाँ ये विकास के लिए पैसा लगना चाहिए। परंतु मैं सिर्फ और सिर्फ, हमारे लोग तो बड़े भोले भाले हैं, लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं है, परंतु हमारे लोगों को विधायकों से पूछना चाहिए कि अगर तुम लोग वो पैसा भी हमारे विकास के लिए नहीं लगा पाते जो हमारे लिए आए, तो आप कर क्या रहे? इसका मतलब तो ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और जिम्मेदारी से भागने का मतलब है अपने समाज को सैकड़ों साल पीछे ले जाना। तो ये उन लोगों की जिम्मेदारी है। और नहीं तो फिर हमारे लोगों को इतनी बात समझनी चाहिए कि अगर वो आपकी बात वहां पर नहीं कर रहे,
जिसके लिए उन्होंने आपसे वोट मांगा है कि हम आपके हक की सुरक्षा करेंगे, हम आपका विकास करेंगे, हम आपके जो मूलभूत विकास वो करेंगे, मूलभूत सुविधाएं देंगे। अगर वो व्यक्ति उन जिम्मेदारियों को नहीं संभालते तो हमारे लोगों को उनके लिए वोट नहीं देना चाहिए। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो तो सिर्फ वो भाजपा और कांग्रेस का दलित बन के या भाजपा और कांग्रेस का कठपुतली बन करके वहां काम कर रहा है, वो अपने समाज के लिए काम नहीं कर रहा है। सर बहुत सारी पॉलिसी बनती है दर्शकों, अब मैं ऐसा लगता है कि हम गवर्नमेंट तो सुने हमारी बात ना सुने, पर हम जरूर ये बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रह सकते हैं कि जितना पैसा, जितनी पॉपुलेशन होती है सर, सब प्लान की बात होती है, जितनी पॉपुलेशन होती है सर उसी तरह से एलोकेशन होता है मनी का, पैसों का एलोकेशन, मतलब बजट एलोकेशन होता है। तो मेरे ख्याल से मैं कहीं देख रहा था वो 30% के आसपास ही, वो 33% के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। अगर हमारा 30% भी जो हमारा बजट बनता है, अगर 30% नहीं मिलता है तो मैंने ये देखा उसमें 5% आ रहा है सर। जी जी 5% पैसा वो गवर्नमेंट रखती है, उसमें से भी सर 3% यूज हो रहा है, 2% पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब ये सब प्लान के बारे में सर मैं इसी सवाल को मैं रिलेट कर रहा हूँ। मैं ही एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। जैसे हमें जानकारी थोड़ी बहुत हासिल हुई है कि 26 से 27% लोग हमारा हिमाचल में रहता है अनुसूचित जाति का, और 20 से 22% ओबीसी का रहता है, और 6 से 7% एसटी का रहता है। मिला करके ये 50% से ऊपर है। तो क्या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का 50% बजट हमारे विकास के लिए लग रहा है जनसंख्या के हिसाब से? दूसरी बात, क्या 50% लोगों का जमीन पे, नौकरी पे, प्राकृतिक संसाधनों पे, राजनीतिक भागीदारी पे क्या 50% हक और भागीदारी उनकी क्या सुनिश्चित है? मुझे लगता नहीं है। मैं ये खुलकर किस लिए बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी पार्टी की कोई चमचागिरी नहीं करनी, मुझे किसी पार्टी का कोई पदवा या कठपुतली नहीं बनना। मैं एक इंडिपेंडेंट सोच के साथ मान्यवर साहब काशीराम जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी 50% की संख्या SC ST OBC को मिला करके हिमाचल प्रदेश में है, तो वो चाहे जमीन है, चाहे प्राकृतिक संपदा है, चाहे धन है, साधन है, राजनीतिक भागीदारी है, सामाजिक भागीदारी है, या नौकरी या शिक्षा में है, उसमें हमारी 50% भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मुझे लगता है सर दर्शकों, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे लोग जिनसे हम कोशिश करते हैं कि कुछ निकल के आए, बहुत सारा। मैं सर आपके जोश को देख रहा हूँ, आपके जज्बे को भी मैं कदर करता हूँ सर। एक रिजर्वेशन जो चीज़ है सर, वो कहीं खो गई है। जैसे रिजर्वेशन जो हमें मिलती थी, रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन को डाइवर्ट कर दिया है, रिजर्वेशन को कहीं। जैसे जो भर्तियां हो रही है सर, वो रिजर्वेशन जो पहले मिलती थी, क्योंकि रिजर्वेशन जब मिलती है तो वो तो उसमें फिर भर्तियां करनी पड़ती है, पर अब तो कुछ थोड़ा सा वो स्टाइल चेंज हो गया है, जिस पर आप बहुत बात करते हैं कि जैसे आउटसोर्स आ गया है, कुछ और सारे भर्तियों के दूसरे कई सोर्सेस पैदा हो गए सर। थोड़ा सा जरा इसके ऊपर बोलो सर। देव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि 8000 भर्ती पिछली गवर्नमेंट के टाइम, अच्छा, मल्टीटास्क वर्कर, MTW मल्टीटास्क वर्कर की हुई 8000 भर्ती। 8000। फिर दूसरी गवर्नमेंट ने आकर के IPH में 5000 भर्ती की, मल्टीपर्पज वर्कर की। फिर अभी हाल ही में पिछले कुछ महीने पहले 200 वन भर्ती निकाली गई, वन मित्र की। उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर हमारी जनसंख्या 26% है और हमारे को 22% हिमाचल प्रदेश स्टेट में रिप्रेजेंटेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, तो वो हमें नहीं दिया गया, हमको बिल्कुल दरकिनार किया गया, एक भी पद नहीं दिया गया, एक भी पद। आज भी हमारा गरीब युवा, आज भी हमारा बेरोजगार नौजवान बेरोजगार है और गरीबी की तरफ नीचे को जा रहा है, बिल्कुल हाशिए पे है। और 22% OBC की संख्या, 22 से 23%, OBC को भी 22-23% नहीं दिया गया। ST की परसेंटेज 6 से 7, वो भी हमें नहीं दिया गया। तो हमारा तो 50% से ऊपर का बनता है। अगर 2000 वन भर्ती निकली थी तो 1000 वन भर्ती में हमारे पद होने चाहिए 3 को मिला के। और अगर 8000 निकली थी तो 4000 हमारी होनी चाहिए थी, और अगर 5000 निकली थी तो 2500 हमारी होनी चाहिए थी। हाल ही में अभी प्रोफेसर के निकले, प्रोफेसर का भी एक जो आउटडोर सिस्टम, बैकडोर सिस्टम, उसी हिसाब से किया गया। अब उसमें क्या बोला जाता है कि ये नियमित भर्ती नहीं है, इसलिए इसमें संवैधानिक तौर पे रिजर्वेशन नहीं देंगे, परंतु बाद में वो ही पद सारे नियमित किए जाते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। और आप हैरान रहेंगे कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लगभग 60-70 आदमी जो सरकारी वकील नियुक्त किए जाते हैं 5 साल के लिए, उसमें अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं है। इतनी बड़ी लिस्ट निकली है। ये जो एजी ऑफिस है ये भी तो सरकार के पैसों से चलता है, ये भी तो पब्लिक के पैसों से चलता है। अगर पब्लिक का पैसा यूज हो रहा है, चाहे 5 साल के लिए हो रहा है, तो हमारा ओबीसी का व्यक्ति होना चाहिए था वहां, हमारा एससी का व्यक्ति होना चाहिए था, हमारा एसटी का व्यक्ति होना चाहिए था। अगर हम बोलते हैं कि हमारे ओबीसी का 22% है, एससी का 26-27% है और एसटी का 7% है, तो उस हिसाब से वो नौकरियों का बंटवारा भी होना चाहिए था। तो हमारा अगर वहां पर 60 आदमी लगा था एडवोकेट जनरल ऑफिस में, तो 30 व्यक्ति एससी एसटी ओबीसी को मिला करके होना चाहिए। और मैं ये अनुसूचित जाति समाज से, ओबीसी समाज से, एसटी समाज से ये अपील भी करता हूं और मेरी याचिका भी है कि अगर तुम लोगों को हर जगह दरकिनार किया जा रहा है, तुम्हारी ना तो कोई समाज में भागीदारी है, ना तुम्हारी राजनीतिक सत्ता में भागीदारी है, ना सचिवालय में, ना विधानसभा में, ना नौकरी में, ना शिक्षा में, तो फिर आप लोग ये पिछलग्गू क्यों बने? एक बार इनको थोड़ा सा डेमो दे दो, एक बार इनको कह दो कि भैया अगर तुम लोगों ने हमें हाशिए पर ही रखना है तो हाशिए में तो हम भी रख सकते हैं आपको। एक बार वो डाइवर्ट कर देंगे किसी तीसरे फ्रंट को, तो जब तीसरे फ्रंट में जाएगा, अगर हमारे 60 में से हमारे 20 विधायक भी आते हैं हिमाचल प्रदेश में, अनुसूचित जाति, ओबीसी और एसटी को मिला करके 3 समुदाय के अगर आते हैं, कुर्सी की 4 में से 3 टांगे तो हमारी है। हिमाचल प्रदेश में क्या आंकड़ा है? एससी एसटी ओबीसी जनरल, कुर्सी में 4 टांगे होती है, 3 हमारी है। एससी एसटी ओबीसी 3 टांगे हमारी हुई, 1 जनरल के ले लो। जब 3 टांगे तोड़ देंगे या हटा देंगे तो 1 टांग पे आप कैसे कुर्सी सत्ता की खड़ी रखेंगे? सर बिल्कुल सही कहा सर आपने, जो आपकी बात है सर, मुझे लगता है आप जो कुछ कहना चाहते हैं, आप पूरी स्टोरी अपनी जो है आपकी, मैं सर एक चीज़ और मुझे बताओ सर, आप एक ऐसी वस्तु स्थिति है सर जो है, आप एडवोकेट हैं, आप न्यायालय से रिलेट करते हैं, उच्च न्यायालय भी, सारे न्यायालयों में आ जाते हैं, तो एक जो हमारे जो जैसे जो आप दलितों की स्थिति कह रहे हैं सर, दलितों पे बहुत सारे अत्याचार कह रहे हैं आप अपने इसमें कह रहे हैं अपने डिस्कशन में, तो ये सर क्या है, किस तरह का मैक्सिमम केस कैसे आते हैं सर वहाँ पर? क्या एट्रोसिटी के केस आते हैं कि क्या किस तरह के मैक्सिमम केस आते हैं? दूसरी चीज़ मैं इसके साथ एक रिलेट करना चाहता हूँ सर, जब कोई भी ऐसी घटना होती है, सारी घटनाएं ऐसी होती है, तो मैंने एक चीज़ और देखी है सर कि एकदम आप उसको एक जाति के साथ जोड़ देते हैं उन चीज़ों को। सर ये दोनों चीज़ें मुझे बताओ सर। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी ज़्यादा समस्याएं होती है, मामले भी उनके सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, चाहे वो न्यायालय में है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे सड़कों की लड़ाई है, चाहे न्यायालय की लड़ाई है, हम लोगों के मामले इतने ज़्यादा आते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको टाइम से प्रमोट नहीं किया जाता, उनका ट्रांसफर कर करके शोषण किया जाता है। एक महीने में भी चार बार फेंका जाता है उनको। वो ट्रांसफर के चक्कर में शोषित हो रहे और न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। हमारे लोगों पे अत्याचार होते हैं, हमारे लोगों के ऊपर जितने भी ज्यादा अत्याचार होते हैं, तो अत्याचारों से संबंधित मामले भी माननीय न्यायालय में आते हैं। और एक रिपोर्ट मैंने कहीं पढ़ी थी कि एससी एसटी ओबीसी के सबसे ज्यादा लोग जो झूठे केसों में फंसाए जाते हैं वो जेल में पड़े हुए अभी भी। तो क्या सर उनको न्याय मिल रहा है? आप क्या कह रहे हैं कि लोग न्यायालय से न्याय मिल रहा है कि वो वैश्य सर्कल बना है कि इनको केस में उलझाओ, जिंदगी खत्म? न्यायालय से तो हर कोई शख्स न्याय की उम्मीद रखता है। हाँ। और मैं खुद न्यायिक फील्ड से हूं, तो मुझे तो न्यायालय पर भरोसा है, मुझे न्यायालय पर भरोसा है। परंतु जो सरकार को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, सरकार वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा शोषित व्यक्ति तब होता है जब सरकार भेदभाव करती है, और सरकार जब भेदभाव करेगी, भेदभाव का शिकार ही न्यायालय में जाएगा। अगर सरकार एक समतामूलक सोसाइटी बनाएगी, सबके साथ समान व्यवहार करेगी, सबको हक बराबरी देगी, संसाधनों में बराबर की उनके भागीदारी देगी और उनको बराबर का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो फिर लोग न्यायालय क्यों जाएगा? न्यायालय तो लोग तब जाता जब शोषण का शिकार होता है, और शोषण का शिकार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और प्रदेश का गरीब लोग हो रहा है।
सही बात है सर। दर्शकों, अगर जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट किसके लिए बनती है? गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट को कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट है हमारा। गवर्नमेंट बनती है कि लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोग को विकसित करना है, हर क्षेत्र को विकसित करना है। इसलिए गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। वोटिंग सिस्टम इसीलिए बनाया संविधान ने कि गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होंगे और वो विकास करेंगे लोगों के लिए। पर आज मैं जो मंगेश जी से बातचीत कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये लोग सही ढंग से इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ, मैं ज्यादा ऐसे टिपिकल शब्द का यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, कि वो बात को नहीं सुन रही है, मतलब जी सर। लोगों की, जो जनरल आदमी की बात को नहीं सुन रही है। सर मैं एक चीज आपसे, और आप बहुत एक उधर से आते हैं, आप जी सिरमौर से, और वो जी। एक हाटी समुदाय का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था आपके, और उसके लिए आपने काम किया। सर मैं दर्शकों के लिए, अब जो ये चैनल है सर, ये पूरे हिमाचल में देखा जाता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप इसके लिए संघर्ष किया है आपने, आज तक जितना भी संघर्ष किया है, उसके पीछे है सर क्या? ये क्या सर, ये अनुसूचित जाति वहाँ कुछ उनका उसमें क्या कैसा सर? आप थोड़ा डिटेल में बताओ सर, मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है सर, मैंने इसके बारे में पूरी रिसर्च नहीं की है सर। आप बताओ सर, ये कैसा हमारा संघर्ष जो था आपका ये? जी हमारा जो गिरिपार क्षेत्र है यस सर। जिला सिरमौर में, यस सर। जिसमें 150 के करीब पंचायतें आती है यस सर। यस। और 4 विधानसभाओं के लोग आते हैं। हम्म। तो वहां पर 14 जातियों का एक ग्रुप है, जिसमें हमारी सारी सब कास्टें भी आती है, जिसमें हमारे राजपूत, ब्राह्मण, भाट, कनेत, खश, कोली, ढक्की, बाड़ी, डूम, इटियासी, जैसे लोग आते हैं। अच्छा। 14 जातियों का एक ग्रुप है, जिन्हें हाटी का नाम दिया गया। हाटी का नाम दिया। और जब हाटी का नाम दिया गया तो संसद तक ये बात पहुंचाई गई कि ये जो हाटी समुदाय वहां पर रहता है उसको जनजाति की सूची में डाल दिया जाए। तो जब ये जनजाति की सूची में डाल दिया तो उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं पूछा गया। हमारी लाखों की तादाद वहां पर रहती है, और अनुसूचित जाति का लोग ये महसूस कर रहा है कि हमारा जो 15% हमें रिजर्वेशन मिलता है, 22% स्टेट में मिलता है, वो कहीं कम हो जाएगा और वो 5% में सिमट के रह जाएगा। पंचायती राज में जो रोस्टर व्यवस्था, जिसमें प्रधान बनते हैं, वार्ड मेंबर बनते हैं, बीडीसी मेंबर बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब तो सारे एसटी हो जाएंगे। एसटी होंगे तो एससी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो सारा खत्म हो जाएगा। यहां तक विधानसभा में मिलने वाला रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो जाएगा। और हमारा जो नौकरियों में मिलता है, अगर हमारी 100 पोस्टें निकलती है तो उसमें 22 एससी का आता है, तो वो भी, उससे भी हम वंचित हो जाएंगे। और ये जो अपना जल जंगल जमीन है, तो जब कोई एसटी एरिया होता है तो वहां पर जनसंख्या के हिसाब से उनको वो सारे राइट दिए जाते हैं, परंतु अनुसूचित जाति का व्यक्ति तो अनुसूचित जाति होते हुए भी अपना राइट नहीं ले पा रहा है। तो जब हम भी अगर एसटी होते हैं, अनुसूचित जाति में होते हैं, तो हमारा एससी का सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पहले अनुसूचित जाति के जो राइट संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मिलते हैं वो हमें दिए जाए, उसके बाद गवर्नमेंट की इच्छा है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। परंतु हम लोगों ने मिलजुल करके बिना किसी नेता के, बिना किसी पार्टी के, बिना साधन संसाधनों के लाखों लोग सड़कों पे उतरे। 1 साल तक बड़ी लंबी सड़कों का लड़ाई चली, संघर्ष चला, न्यायालय में भी चला, बल्कि माननीय न्यायालय ने अभी इस पर स्टे किया हुआ है। अच्छा। और जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो कानून है, इस पर भी रोक लगाई है। तो हमारी तो सिर्फ इतनी मांग है कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे राइट प्रोटेक्ट किए जाए। और जब एसटी एरिया ये घोषित होगा तो जातीय आधार पर एरिया में, क्षेत्र में बहुत अत्याचार होते हैं जातिगत आधार पर। और जब ये एसटी एरिया होगा तो SC ST एट्रोसिटी एक्ट उस एक सुनिश्चित एरिया, स्पेसिफिक एरिया में निष्प्रभावी हो जाएगा SC ST एट्रोसिटी एक्ट, क्योंकि जब सारे एसटी होंगे तो वो आपस में तो लगता नहीं, एसटी का एसटी के ऊपर तो नहीं लगा सकता। सही है। तो अत्याचार तो मुझे लगता ज्यादा बनने, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से हम देखते, उसमें कहा जाता है कि एक बार हाटी होने दो फिर देख लेंगे, फिर गोली मारेंगे, तोड़ा के मारेंगे। अभी भी बल्कि जान से मारने की धमकियां आती रहती है, जिसके रिगार्डिंग हमने हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को भी पत्र लिखा था, परंतु सरकार का कोई उत्तर नहीं आया। ये बड़ी विडंबना है कि बहुजन समाज से जो भी व्यक्ति या जागरूक लोग आगे आते हैं,
उनके ऊपर क्या तो कोई झूठी कार्रवाई झूठी की जाती कार्रवाई है की जाती या है। झूठे केसों में फंसाया जाता है, और या फिर इस तरीके से गुंडागर्दी का माहौल तैयार किया जाता है कि उन पे हमले होते हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, केदार सिंह जिंदाल जी का उदाहरण है, और बहुत ऐसे उदाहरण है कि लोग अत्याचार के शिकार हुए और लोगों को मतलब जान से भी मारा गया। सर बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अभी जो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं सर, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा है सर, एक सवाल और है सर, और मुझे लगता है कि आप उसका सही जवाब जरूर देंगे। फिर मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो इससे हटके होगा। तो सर मैं एक ये पूछना चाहता हूँ सर, जो ये हमारा जो ये आपका आप कह रहे हैं, जो आपका ये छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट रहे हैं लोग, वर्ग वर्ग जो बन रहे हैं, एक लोग क्या करते हैं कि एक छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है फिर उसकी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते, छोटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब छोटे छोटे में बांट दो लोगों को, और जितना बांटोगे उसको यूज करना इजी हो जाएगा। सर ये जो वर्गों में बंटा है, और मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जितने लोगों को इकट्ठा करना आसान है, पर ये वर्ग बन जाते हैं ना सर, वर्ग में लीडरशिप पैदा हो जाती है, फिर उनको इकट्ठा करना और उनको एक मंच पर लाना। सर ये बताओ मुझे कितना चैलेंज है। आज मैं ये सवाल मैं हर नेता से पूछ रहा हूँ, जितने भी, मैं अब आपको दलित नेता तो नहीं कह रहा हूँ सर, पर जितने भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं इन लोगों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, तो आप बोलो सर, आप कितना बड़ा चैलेंज है सर ये आपको सोसाइटी में जाके? ये बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टियों के दृष्टिकोण को और सरकार के जो एक दृष्टिकोण होती है, सोच को, वो समझ नहीं पा रहे। सरकार क्या करेगी? सरकारी दल पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टियां है, फूट डालो शासन करो की नीति। शासन करो, हाँ जी। वो हम लोगों के किसी भी जागरूक व्यक्ति को बोलेगी कि तू ऐसा संगठन बना, तू किसी व्यक्ति विशेष पे बना, तू एरिया विशेष पे बना, या तू किसी महापुरुष के नाम पे बना। और इस तरीके से लोगों को मतलब हजारों ग्रुपों में बांटा हुआ है। परंतु वो हमारे समाज को समझना पड़ेगा, या जिन लोगों ने वो संगठन बनाए हैं उन लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें बांटने की नीति चली हुई है। हमें बांटने की जगह संगठित होना है। हमें अपने महापुरुषों की बात माननी है। महापुरुषों ने क्या कहा है, चाहे मान्यवर साहब काशीराम जी है, जिन्होंने साइकिल पे जा जा करके पूरे हिंदुस्तान के गरीब समाज को जगाया, चाहे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, हमें उनकी बात को मानना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षित बनिए, कि लोगों को शिक्षा की तरफ ले जाइए, शिक्षा के बाद संगठित हो जाइए। उन्होंने संगठन बनाने के लिए नहीं बोला, उन्होंने संगठित होने के लिए बोला। और संगठित होने के बाद सत्ता के लिए संघर्ष करें, सरकार बनाने के लिए संघर्ष करें, विधानसभा संसद में घुसने के लिए संघर्ष करें। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम छोटे छोटे संगठन बनाइए, उन्होंने बोला कि संगठित हो जाइए। और जब तक हम अपने महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे, तब तक हमारे समाज का भला होने वाला नहीं है। हम लोगों को ये जो ग्रुप खेल रहा है, जो ग्रुप का खेला चला हुआ है, ये जो वर्क का छोटा ग्रुप बना के जो लोग चले हुए, ये चीज उसको बाहर छोड़ करके महापुरुषों की आइडियोलॉजी के नाम पे, बहुजन समाज के विचारधारा के नाम पे आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम कोशिश करेंगे, सब लोगों से बातचीत करेंगे कि सब लोग अपने अपने जो ये ग्रुप बनाए, ये जो बिल बनाए हैं, जो हजारों बनाए हैं, उनसे बाहर आकर के हमें अपने समाज को एकत्रित करके एक विजन, एक नीति के तहत काम करना है। और हम कोशिश करेंगे, एक छतरी बनाएंगे जिस छतरी के नीचे सभी लोग आएंगे। सर दर्शकों, आज थोड़ा सा माहौल इतना वो हो गया है कि सर ने जो भी कहा है, मुझे लगता है कि सर के पीछे बहुत सारा संघर्ष होगा। सर ने ये चीज थोड़ा विषय से हट जाते हैं। सर आपके पास इतना, मैं देखता हूँ आप रोज ही मीडिया में रहते, सोशल मीडिया में रहते, कभी किसी की लड़ रहे किसी की लड़ रहे, तो आप सर कोई ऐसा टाइम भी, फिल्म वगैरह भी देखते हैं कुछ? आप कोई ऐसा टाइम भी मिलता है आपको कहीं? सर मुझे जब से लेके समझ आया है, मैंने कभी अपनी खुशी नहीं देखी है। बिल्कुल सही है। मैं हमेशा लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ, शोषण के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता हूँ और कोशिश की है मैंने। क्योंकि हम थोड़े दिल के ऐसे हैं कि हमारे को दूसरे का दर्द अपना दर्द लगता है। इसलिए हमने कहीं भी अत्याचार हुए, कहीं भी शोषण हुआ, किसी माता बहन के साथ हुआ, किसी गरीब मजदूर के साथ हुआ, या किसी किसान के साथ हुआ, या किसी के साथ हुआ, हमने वहाँ पर कोशिश की अपने निजी सुख और निजी शांति को त्याग करके वहाँ लोगों के साथ खड़े होने का। मुझे कुछ खास ऐसा वक्त नहीं
इन चीजों में कि लगता है। एंटरटेनमेंट वगैरह भी कुछ। हाँ, बाकी कभी कभी इंटरटेन कर लेते हैं। entertainment। जो सर आप भी कोई ऐसा संदेश देना चाहते हो आपके दर्शक को? आपके दर्शक मैंने देखा आप सिरमौर के लोगों के लिए जी जान से लड़ते हैं। आप सिरमौर तो क्या, आप शिमला के लोगों के लिए, जितने भी आसपास के लोग हैं, पूरा हिमाचल में कहीं भी कोई घटना होती है, मैंने तो आपको राष्ट्रीय लेवल पर भी कई बार देखा है कि उनके लिए भी आप जी जान से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक कोई संदेश हो सर ऐसा आपके दिमाग में कि मैं उन लोगों को ये कहूं कि आप, अवेयरनेस की बात होती है कि आप जाग जाओ और अब टाइम आ गया है और हम यहाँ से जैसे बोलते कि क्लिक कर सकते हैं किसी चीज को, हम आगे बढ़ने के लिए एकदम बढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट हमारी इन फ्यूचर वो बात सुनेगी। सर आपने जो ये बात कही कि गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी, हम तो इस मूड के आदमी हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी को मानने वाले आदमी हैं। गवर्नमेंट बात सुनेंगे तो क्या, हम तो गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, जो ये छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं, इनको इकट्ठा करके एक बड़ा व्यवस्था तैयार करेंगे। और मान्यवर साहब काशीराम जी जो चाहते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो चाहते थे, बहुजन समाज के महापुरुष जो हमेशा जिन्होंने अपने बलिदान त्याग से लोगों के सुख और जन कल्याण की जो कामनाएं की, हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें कि हमारी सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित हो। और जब भागीदारी सुनिश्चित हो तो बाबा साहब ने कहा है, मान्यवर साहब काशीराम ने कहा है कि सत्ता एक ऐसी चाबी है जिससे समस्याओं के सारे दरवाजे खुलते हैं और समस्याओं का एक बार में निपटारा हो सकता है। तो हम तो कोशिश वो करेंगे। बाकी मैं अपने बहुजन समाज के अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, ओबीसी के लोग और जो हिमाचल प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, मैं तो आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज तक आज़ादी से पहले भी आप हाशिए में थे, आज भी आप हाशिए में हैं। गरीबी से जूझ रहे हैं, लाचारी से जूझ रहे हैं, भुखमरी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं। आम जनमानस मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। हम तो चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे जिससे लोगों का जन कल्याण सुनिश्चित हो जाए। आप सब लोग आइए और मिलजुल करके एक ऐसा विजन बनाते हैं जिसमें जन कल्याण सुनिश्चित हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वेरी गुड सर। सर मेरे पास अब टाइम मेरा पूरा हो गया है, शायद काफ़ी लंबा इंटरव्यू होगा आपका, और जो आपने बात बोली है सर उसमें बहुत, अब सोसाइटी समाज तो कुछ समझदार लोग हैं सब समाज में, आपका मैं ये कोशिश करूंगा कि सर ये संदेश लोगों तक पहुंचे। और आप हमारे चैट विद देव एक ऐसा शो है सर जो हम उन लोगों के लिए बनाते हैं सर, उन लोगों के लिए है जो नीडी लोग हैं सर, जिन लोगों को अभी ये सारी चीजें कवर नहीं दे रही हैं सर, देश जो इग्नोर कर रहा है उन लोगों को, उन नेताओं को, उन पर्सनालिटी को जिनका बहुत सारा योगदान है सोसाइटी में। सर आप मेरे शो पर आए, ये सर आप मेरे शो पर आए, पर सर टीवी और चैनल सब आपका है सर। सर इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपका आभारी हूँ कि मुझे जैसे गरीब परिवेश से उठे हुए युवा को यहाँ पर आपने अपने चैनल के माध्यम से मौका दिया है। मैं अपने सभी पहचानने वाले को, जानने वाले को और जो हमें प्रेम प्यार करते हैं या चाहे विरोधी है, दिल में तो किसी हिसाब से रखते ही है, चाहे प्रेम से रखे चाहे विरोध से रखे, सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी बात को आगे से आगे पहुँचाएं। सर एक बार आपका फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अगर सर भविष्य में कभी भी आप किसी भी ऐसी कोई भी होगी तो बहुजन टीवी आपके साथ हमेशा रहेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।